नमस्कार दोस्तों, KRS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने संविधान सभा की कार्य पद्धति नामक चैप्टर पढ़ लिया था। अर्थात जब संविधान सभा ने अपना वर्क प्रोसीजर प्रारंभ कर दिया था वो चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन उसमें 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अचानक से एक बदलाव आया। इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन संविधान सभा में दृष्टिगोचर होते हैं। चाहे वो अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो संख्या 389 से 90 मेंबर्स कम हो गए और 299 तक स्थिर हो गई। इसके साथ साथ उसकी कार्य पद्धति की बात करें तो संविधान सभा को एक काम की बजाय एक एडिशनल काम दिया गया कि देश का शासन संचालन करना भी संविधान सभा की जिम्मेदारी थी, जो अंतरिम गवर्नमेंट के तहत किया गया। और इसके साथ साथ संविधान सभा को एक संप्रभु संस्था बना दिया गया, क्योंकि उससे पहले जो अंग्रेजी सरकार का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आधिपत्य थे वो समाप्त हो गया। अब संविधान सभा का अगला जो पार्ट है वो संविधान सभा की समितियों के तौर पर पढ़ा जाता है, जिसके बारे में वन बाई वन समिति की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम बात करें संविधान सभा की समितियों की, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं संविधान सभा की समितियां, और इसमें प्रश्न ज्यादातर जो पूछा जाता है वो संविधान सभा की समितियों के साथ साथ उनके अध्यक्ष के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन है, इस समिति का अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति का तात्पर्य ये हो गया कि पूरा जो भारत था उस पूरे भारत की केंद्र सरकार के लिए या संघ सरकार के लिए जो संविधान डिजाइन किया गया था, उस संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका यहीं खत्म नहीं हो जाती, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे संविधान सभा की केवल एक समिति के अध्यक्ष नहीं थे, एक से अतिरिक्त समितियों की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो जिस तरीके से हम देखें दूसरी अगर संघीय शक्ति समिति की बात करें, अब ये देखिए संघीय शक्ति समिति जो है, तो संघीय शक्ति समिति का मतलब ये हो गया संघ सरकार की ऐसी कौन सी पावर थी और कौन कौन सी पावर उस वक्त उनके द्वारा टैकल करी जाती थी। तो ये अथॉरिटी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और भारतीय राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, अर्थात ऐसी रियासतें या अंग्रेजों के प्रोविंसेस जो डायरेक्ट भारत के अंदर इंक्लूड किए गए थे, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे लेकिन कुछ क्षेत्र जो भारत के लिए थे, और रियासतें जो भारत का अभिन्न अंग बन रही थी, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति की अगर हम बात करें तो उसके संबंध में जो शक्ति है भारतीय राज्यों के ये जो समिति बनाई गई है, उस समिति के अतिरिक्त अगर प्रारूप समिति की बात करें, मौलिक अधिकार समिति की बात करें, अल्पसंख्यक समिति की बात करें, समिति की बात, इन समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली जो ऊपर 1 नंबर पॉइंट्स पर लिखी गई है 3 समितियों के अध्यक्ष थे। दूसरा देखिए प्रांतीय संविधान समिति, मतलब जो स्टेट के लिए या प्रांतों के लिए जो संविधान डिजाइन किया जा रहा था, उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके साथ साथ एक उस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, क्या हम यूँ कह सकते हैं कि आज के दिन भी अगर भारतीय संविधान का सबसे मजबूत पार्ट या मजबूत भाग की बात करें तो वो मौलिक अधिकार वाला होता है। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अल्पसंख्यक के लिए जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट था या माइनॉरिटीज के लोग थे, उनके लिए जो समिति बनाई गई थी उस जनजातीय क्षेत्र, अब यहाँ ध्यान दें आप, जनजातीय क्षेत्र लिखा हुआ है ना कि जनजाति लिखा हुआ है। जनजातीय क्षेत्र जो संविधान की अनुसूची 6 के अंदर वर्णित है, ऐसे टीएसपी इलाके जिनके बारे में टीएसपी किया जाता है, उन क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी थी बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। अब ये बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति के लिए हम लक्षद्वीप की बात कर सकते हैं, लक्षद्वीप के साथ साथ हम अंडमान की बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र थे इनके अध्यक्ष जो है, इनके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये मूल अधिकार उप समिति। अब देखिए यहाँ मौलिक अधिकार लिखा है, वैसे मूल अधिकार मौलिक अधिकार अपने आप में एक प्रायवाची वर्ड है। तो एक तो ओरिजिनल समिति थी, एक उसकी उप समिति थी। तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष है वो क्या है, JB कृपलानी है। इसके साथ साथ अगर हम अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें, अल्पसंख्यकों के लिए मूल समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा टैकल करी जाती थी। लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति उप बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। और वो यही HC मुखर्जी है जो संविधान सभा के हमने पिछले क्लास में पढ़े थे उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे।
अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, तो उनको अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ साथ हम बात करें तो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र की उप समिति। अब देखो यहाँ अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र मुख्य समिति, यहाँ उप समिति की बात करें तो गोपीनाथ बारदोलोई जो है उनको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ साथ बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र की उप समिति है, इनके ए.वी. ठक्कर साहब को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद की जितनी भी समितियां हैं, चाहे मूल अधिकार की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र की बात करें, या बाह्य या आंशिक बाह्य क्षेत्र की बात करें, तो ये सारी की सारी समिति न होके क्या थी, उप समिति थी, और उनके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई और ठक्कर साहब क्रम से अपॉइंट किए गए थे। इसके साथ साथ प्रक्रिया व नियम समिति। अब प्रक्रिया व नियम समिति का मतलब संविधान सभा का काम कैसे चलाया जाएगा, रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, किस व्यक्ति को बोलने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, किस व्यक्ति को डिबेट में शामिल किया जाएगा। जैसे आजकल ओम बिड़ला जी जो काम करते हैं, या जगदीप धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो जो काम करते हैं, वैसा काम करने का जो दायित्व है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो ये संविधान सभा के रूल्स क्या रहेंगे, कितने बजे बैठक शुरू होनी है, किस किस सदस्य को इंपॉर्टेंस मिलेगी, टाइम किसको कितना दिया जाएगा, डिबेट को किस तरीके से रोचक बनाया जाएगा, ये सारा काम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो ऑथराइज्ड समिति थी उसके द्वारा किया जाता था। संविधान सभा के लिए कार्य समिति, विधान सभा के लिए जो मतलब इनका ओरिजिनल जो वर्क क्या है, ये संविधान के दृष्टिकोण से था, ना कि शासन चलाने। तो इस काम के लिए जो समिति बनी थी उसके जी.वी. मावलंकर साहब जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। राष्ट्र ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो तदर्थ वर्ड होता है ये भारतीय संविधान में बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, और तदर्थ का तात्पर्य होता है अस्थायी, परमानेंट ना होके ये जो टेम्परेरी जो होता है अस्थायी, उसके लिए तदर्थ। तो राष्ट्र ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, संविधान का ड्राफ्ट कैसा बनेगा, भाग को किस तरीके से लिया जाएगा, भाग का डिवाइजन करके अनुच्छेद को कैसे उसमें इंक्लूड किया जाएगा, अनुच्छेद को भी अगर विभाजित करना है तो कै खे गै या 1 2 3 में कैसे विभाजित करेंगे, ये जो ड्राफ्ट डिजाइन किया गया था उसके अध्यक्ष थे कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखो इन अगर समितियों की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण समिति बच गई और उसको बोला जाता है प्रारूप कमेटी। प्रारूप समिति जो थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ऑथराइज्ड करी गई थी, या उनके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति को हमने एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ा है, क्योंकि प्रारूप समिति में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जनरल जो बेसिकली छोटे एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर नाम आ जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर के साथ साथ और कौन कौन सदस्य थे, किस सदस्य की क्या भूमिका थी, इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और ये अपनी जो प्रारूप समिति है ये अपने आप में एक पृथक, हम यूँ कह सकते हैं कि समितियों से इतर या समितियों से बाहर जाके चैप्टर है। और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित हैं। अब अध्यक्ष और सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो टोटल काउंटिंग जो अपनी आएगी वो 7 मेंबर्स की आएगी। तो हमारे में इसमें जो अध्यक्ष है वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे विद्वान सदस्य थे, जो संविधान सभा डिजाइन करी गई थी उसके सबसे विद्वान सदस्य थे, या सबसे पढ़े लिखे सदस्य हम कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इनके अगर सदस्यों की बात करें तो गोपाला स्वामी अयंगर इसके मेंबर्स थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे। अब देखिए यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाता है, एक अय्यर है, एक अयंगर है, एक कृष्णा स्वामी है, एक गोपाला स्वामी है। इसके साथ साथ एक मुस्लिम कैंडिडेट थे मोहम्मद सादुल्ला, और ये मुस्लिम कैंडिडेट है ना, ये लीग के सदस्य नहीं थे, क्योंकि लीग तो अब चली गई थी। ये किसके थे, कांग्रेस के ही सदस्य। विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की सीट से उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी इसके सदस्य थे। एन माधव राव, अब देखिए एन माधव राव वो प्रारंभिक दौर में नीतियाँ डिजाइन करी गई थी उस वक्त सदस्य नहीं थे। एन माधव राव बाद में आए थे, और बाद में आने का जो रीजन है वो क्या है, B.L. मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र के बाद उनका स्थान लिया था। इसमें उस टाइम B.L. मित्र की अपॉइंटमेंट करी गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से वो परमानेंट नहीं रह सके, और इस वजह से उन्होंने ये सीट रिक्त कर दी और इसकी जगह एन माधव राव साहब को क्या किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था, या ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य अपॉइंट किया गया था।
उसके साथ साथ एक है टी कृष्णामाचारी। अब ये टी कृष्णामाचारी हैं, ये भी सदस्य बाद में बने थे क्योंकि डीपी खेतान साहब जो हैं डेथ हो गई। अब डीपी खेतान साहब की जगह सदस्य तो कोई दूसरा अपॉइंट हो गया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो है वो टी कृष्णामाचारी को क्या कर दिया गया था, सदस्य के रूप में अपॉइंटमेंट मिल गई थी। ठीक है, तो प्रारूप समिति वाला चैप्टर आप ठीक तरीके से कंठस्थ कर लें। हाँ, हो सकता है कि इसमें अध्यक्ष की बात पूछी जाए तो अपने में लिए आसान है कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, लेकिन अगर सदस्यों की बात करी जाए तो चाहे वो मुंशी साहब की बात करें, चाहे वो हम कृष्णामाचारी की बात करें, वो अयंगर साहब की बात करें या अय्यर साहब की बात करें, मोहम्मद सादुल्ला की बात करें या डीपी खेतान की जगह वीटी कृष्णामाचारी जो इंक्लूड हुए थे उनकी बात करें, या फिर एन माधव राव जिन्होंने बीएल मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने के बाद में स्थान लिया था, तो ये जो 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में आप ठीक तरीके से अवेयर हो गए, इस इंफॉर्मेशन को आप अपने कंठस्थ कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये बेसिक्स बात है संविधान सभा को लेके कि प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अब देखो यही वजह है कि भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, उधार लिया गया संविधान कहा जाता है। अब 60 देशों से जब हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे उस दौरान आपको पता चलेगा कि संविधान है वो अलग अलग देश से लिए गए। चाहे राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें, अमेरिका, मौलिक अधिकार की बात करें, अमेरिका, अगर हम राष्ट्रपति के लिए इसके अतिरिक्त अगर हम ये पूछें कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी अमेरिका से लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, आपातकाल जर्मनी से लिए गए, तो ये अलग अलग चीजें देश में उस टाइम दुनिया में बहुत सारे देश वो संविधान को लागू कर चुके थे, तो उन देशों से जो ठीक ठीक चीजें थी वो भारत के सदस्यों ने या संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था, शामिल किया था। तो 60 देशों के संविधान का स्टडी किया। अब 60 देशों के संविधान को पढ़ा और ये काम किसने किया था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के सदस्यों ने किया था। यही वजह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है और उनसे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे सभा ने 3 पठन में पारित किया। इसका मतलब ये हुआ 1947 को जब देश आजाद हो गया, संविधान सभा ने काम करना प्रारंभ कर दिया। फिर 1 साल, लगभग 1 साल का टाइम दिया गया संविधान सभा के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी को कि दुनिया घूम के आओ, वहाँ के संविधान जो है उनका रिसर्च करो, उनका अध्ययन करो, वहाँ से जो बढ़िया चीज़ें अपने देश के लिए उपयुक्त हो सकती है उनका समावेश करके और एक खाका तैयार करो। तो ये 60 देशों के अंदर यहाँ BN राव जो साहब थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे, उनकी बहुत मेहनत काम करी थी। पूरी दुनिया उन्होंने घूमी थी संविधान बनाने के दृष्टिकोण से और एक एक चीज़ जो है वो लेके आए थे। फिर एक ड्राफ्ट डिजाइन किया गया, फिर वो ड्राफ्ट जो है वो संविधान सभा के समक्ष पेश किया। तो संविधान सभा ने उसको पूरा पढ़कर उसमें 3 बार एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि सेशन ऑर्गेनाइज किए गए और तब जाके वो फाइनल हुआ। तो सबसे पहले इसका क्या हुआ था, प्रथम पठन हुआ था। वाचन बोलते हैं, कई किताबें जो है इसको वाचन के रूप में लिखती हैं। प्रथम पठन जो है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ। ये अवधि पूछी जा सकती है मतदान करने के संदर्भ में। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले जो सारे सदस्य थे, 299 मेंबर्स थे, उनको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, बांट दी गई। ठीक है, एक बार के लिए आप पढ़ लीजिए। हमने जो ड्राफ्ट किया वो ये है। पढ़ने के बाद में अब इसमें जो जो सुधार होगा, जो नई चीजें जोड़नी है, जो को हटाना है, उस पर हम एक डिबेट करेंगे। डिबेट करने के बाद में जो है वो हमें चर्चा कर लेंगे। तो द्वितीय वाचन जो है, द्वितीय पठन है, ये देखो आप लगभग यूं मान के चलिए कि 11 महीने का टाइम लग गया। 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 को जाके ये कंप्लीट हुआ था। इतना लंबा टाइम लग गया था इसमें, और वो टाइम इसलिए लगा कि इसमें लगभग 7000 के आसपास संशोधन किए गए थे। और इसमें डीपी खेतान साहब जो है वो सबसे ज़्यादा आगे रहते थे किसी भी चीज़ का विरोध करने के लिए। वो एक अलग चीज़ है। HC मुखर्जी का भी भूमिका कम नहीं थी। उन सारे विद्वानों ने ठीक तरीके से, और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे संविधान जो है वो आम सहमति से बना था। आम सहमति से, एक भी पॉइंट पर वोटिंग नहीं करवाई गई, वोटिंग कहीं पर भी नहीं करवाई गई थी। आम सहमति है वो ही ऑर्गेनाइज की गई। लोगों को सहमत लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम सहमति से ये संविधान बनाया गया था। और दूसरा जो डिबेट हुई थी, दूसरा जो वाचन हुआ था वो लंबा चला था। और दूसरे में लगभग फाइनल हो गया। तो परिभाषा को लेके या किसी छोटी मोटी बात को लेके तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 के दिन
भारत का संविधान एकदम रेडी हो गया, 284 लोगों ने साइन कर दिए और लगभग हम यूँ मान सकते हैं कि उसी दिन से संविधान है वो उसके 15 आर्टिकल से लागू भी हो गए थे। अब ये 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया वो एक अलग चीज़ है, उस पर डिबेट है, हम बातचीत करेंगे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। अब पारित कर दिया इसका मतलब ये है कि फाइनल रूप से उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए अब हम इस संविधान को भारत के अंदर लागू करने के दृष्टिकोण से फाइनलाइज करते हैं। और इसी दिन का मतलब 26 नवंबर है और आजकल 26 नवंबर जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित भी किया गया था। अब देखो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर जब 26 नवंबर को संविधान बन गया था और लगभग इसके 15 आर्टिकल्स लागू भी हो गए थे, तो फिर क्यों हमारी संविधान सभा के लोगों ने 26 जनवरी के दिन का इंतजार किया? क्योंकि ये तो 2 महीने बाद पड़ी थी और 2 महीने तक संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि देश को चलाना मुश्किल हो रखा था, तो फिर भी ऐसी कंडीशन के बावजूद भी 2 महीने उन्होंने क्यों इंतजार किया? तो इसका सीधा सा फंडा है, सन 1930 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया था। 1930 की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस घोषित हो चुका था। अब देखो जब ये स्वाधीनता दिवस बन गया, लेकिन देश आज़ाद है वो कब हो गया था? देश आज़ाद हुआ फिर 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त को हो गया तो हकीकत में स्वाधीनता दिवस तो 15 अगस्त हो गया। इस दिन की वैल्यू बनी रहे, इस दिन का महत्व बना रहे, इसीलिए भारत के संविधान सभा ने 2 महीने तक इंतजार किया और 26 नवंबर को बनाए जाने के बावजूद भी संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन नियत किया गया। क्योंकि हमारे विद्वानों ने ये उस टाइम के जो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, ये संविधान सभा के जितने भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि कम से कम हम 2 महीने का इंतजार करेंगे तो एक दिवस विशेष का तो महत्व है रह ही सकता है। तो इसलिए 26 नवंबर से 26 जनवरी ये संविधान को 2 महीने तक एक्सटेंड करने के लिए या बढ़ाए जाने के पीछे का रीजन यही था कि कम से कम 1930 को जो दिवस हमने एक्सेप्ट किया है उस दिन के महत्व को तो बनाए रखा जा सके। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स 26 नवंबर को लागू हुए थे। देखिए 15 आर्टिकल्स, कई किताबें जो है वो 16 आर्टिकल लिखती है, जो कि अपने आप में एक गलत तथ्य है। 15 आर्टिकल इस संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से आर्टिकल थे? सिटीजनशिप को लेके आर्टिकल बनाए गए थे जो संविधान के भाग नंबर 2 में आते हैं। ये 5, 6, 7, 8, 9। वैसे तो देखिए ये भाग 2 जो है वो 5 से लेके 11 नंबर आर्टिकल तक है, लेकिन तब 5, 6, 7, 8 और 9 ये नागरिकता वाले आर्टिकल्स थे। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के द्वारा ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। अनुच्छेद 324 है जिसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भी आप कह सकते हो, उसको भी इसी तारीख से प्रभावी कर दिया गया था। इसके साथ साथ 366 और 367 के अंतर्गत संविधान की परिभाषाएं दी गई है और चुनाव किस विधि से होगा, वैश्विक मताधिकार का जो एक हमने तरीका अपनाया उसका जिक्र किया गया। ये दोनों आर्टिकल्स 379, 380, 380, 391 और 392 ये जो आर्टिकल्स हैं ये अस्थायी प्रावधान है। अस्थायी प्रावधान है संवेदनशील इलाके जो थे ना, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर वाली बात हम कर सकते हैं या फिर नागालैंड के संदर्भ में बातचीत कर सकते हैं, या फिर उस टाइम का एक बहुत हम यूँ कह सकते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट, हालांकि उस टाइम आंध्र प्रदेश नहीं था, तब ये आपका मद्रास स्टेट हुआ करता था, बाद में तमिलनाडु से पृथक होकर आंध्र प्रदेश बना और आज वो आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तेलंगाना स्टेट में डिवाइड हो चुका है। तो हैदराबाद रियासत की वजह से वो स्टेट भी अपने आप में थोड़ा सा इंसर्जेंसी वाला मामला था, तो ये आर्टिकल्स उनके लिए लागू किए गए। और 393 इसमें छोटे छोटे नाम दिए गए थे, परिभाषा या हम यूँ कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म जो दी गई थी। और इसके साथ साथ आर्टिकल 394 ये 15 अनुच्छेद है 26 नवंबर से ही लागू हो गए। पुनः आपको अवगत कराऊंगा, अधिकतर किताबें ये लिखती है कि 16 आर्टिकल प्रभावी हुए थे, जबकि 16 के बजाय जो करेक्ट आंसर है वो 15 है, 15 आर्टिकल प्रभावी हुए थे। और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ये आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 के पीछे लागू होने का रीजन कि 1930 के स्वाधीनता दिवस जो संविधान कांग्रेस ने निर्धारित किया था वैल्यू बनी रहे, उसके लिए ये लागू किया गया। और संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों की समय लगा। संविधान सभा की 11 बैठकें हुई। अब देखिए ये अगर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बात करें तो ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर
और 26 नवंबर 1949 तक की अवधि है। पिछली बार पटवारी के एग्जाम में एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर संविधान सभा की अवधि कितनी थी। तो देखिए संविधान सभा, ये संविधान बनाने वाली अलग चीज होगी, वो संविधान सभा की अवधि पूछी थी। तो पहली बैठक तो यही होगी, संविधान सभा है वो 24 जनवरी 1950 को समाप्त करी गई थी। यहाँ तक अगर हम जोड़ते हैं तो ये अवधि जो है वो यूं मान के चलिए कि कम से कम 59 दिन और बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोगों का इस ऑप्शन पर क्लिक करने की वजह से ये उत्तर गलत हो गया था। तो अब की बार हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न का प्रारूप दोबारा डिजाइन किया जा सके, इस बारे में आप थोड़ा सा अवेयर रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। यद्यपि ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि 3 परिवर्तन किए गए। एक संख्या संबंधी, संख्या जो 389 थी वहां से घटकर 299 आ गई। 299 में भी ये देखिए क्लासिफिकेशन देखो, 229 तो ब्रिटिश भारत प्रांतों से आदमी थे, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 70 जो है रियासतों से थे। इसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ये चीज पहले ये थी 296 और यहाँ जो 93 सदस्य थे, और इन दोनों को जब काउंट करेंगे तो पहले ये 389 थे, लेकिन 90 मेंबर्स जो है वो हमने किसको दे दिए, पाकिस्तान को दे दिए। देश है वो डिवाइड होके आजाद हुआ था। एक इसमें क्या किया गया था, संप्रभु संस्था बन गई, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि अंग्रेजों का जब राज यहाँ से चला गया, पहले अंग्रेजों के अधिकार में था, अब अंग्रेजी शासन यहाँ से चला गया, तो संविधान सभा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरी फ्री में ये असेंबली बन गई थी। और अब संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। तो 2 काम कौन कौन से किए, एक तो संविधान को डिजाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकन, और इसके साथ साथ विधायिका। विधायिका का मतलब होता है शासन चलाना, देश का अंतरिम सरकार या वो जो 4 साल तक राज्य जो चलाया गया, शासन संचालन का काम भी किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा। वैसे इस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन का कोई औचित्य नहीं, ऑलरेडी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप नंबरिंग को देखोगे तो देखिए इसमें यहाँ 13 मेंबर्स लिखे हुए हैं, जबकि एक आप ये 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में KM पणिकर और इसके साथ साथ जसवंत सिंह, तो यहाँ 2 आदमी हैं। एक अगर हम बात करें 4 नंबर, विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता, तो यहाँ जो है वो 2 आदमी, इस वजह से ये जो संख्या है 13 की बजाय 15 हो जाती। तो VT कृष्णामाचारी अपॉइंट किए गए थे। गए थे, उसमें एक राजस्थान के थे। हीरालाल शास्त्री बाद में जाके राजस्थान के CM भी बने। सरदार सिंह ये खेतड़ी रियासत से थे। विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। माणिक्य लाल वर्मा भी उदयपुर से थे। राय बहादुर जी भरतपुर रियासत से थे। CS वेंकटाचारी, ये वेंकटाचारी है, बाद में ये थोड़े समय के लिए ये वे राजस्थान के CM भी रहे थे और इसके साथ साथ राजस्थान के ये सचिव भी रहे थे। एक तरीके से अपॉइंट किए गए, संविधान सभा के द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति थे। इनका चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ये साउथ इंडियन व्यक्ति थे। जोधपुर से जयनारायण व्यास, जोधपुर से मुकुट बिहारी भार्गव जो है इनका अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से अपॉइंटमेंट हुआ था। और KM पणिकर और जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से अपॉइंट किए गए थे। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो पड़ती है। दलेल सिंह कोटा और रामचंद्र उपाध्याय जो है उनका अलवर रियासत से हुआ। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें, शायद आपको जैसलमेर रियासत ध्यान में नहीं आ रही होगी, हो सकता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा रियासत भी आपको नहीं दिख रही होगी, बूंदी रियासत का भी जिक्र नहीं है। तो इसके पीछे सीधा सा लॉजिक था कि उन रियासतों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम थी, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाली रियासत है उसको ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो किसी सदस्य को अपॉइंट कर सके या मनोनीत कर सके, क्योंकि सदस्य मनोनयन करने का पहला फार्मूला या पहली शर्त ये थी कि कम से कम पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख होनी चाहिए। इस तरीके से ये संविधान सभा का हमारी टोटल 3 क्लास के अंदर हमने एक डिजाइन प्रस्तुत किया। संविधान सभा की संरचना कैसे कैबिनेट मिशन ने कैसे निर्धारित करी थी, संविधान सभा ने काम कैसे प्रारंभ किया और कौन कौन सी दिक्कतें आई थी, और संविधान सभा के संबंध में मुख्य समितियां कौन सी थी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।